तो आपके सामने ये जो आप देख रहे हैं ट्रिक, इसकी जो ट्रिक है यूटीज़ की जो ट्रिक है वो है चलो दिल दे दो आप जाके लद्दाख में। इससे आपके सभी यूटी कवर हो जाते हैं। च से बनता है चंडीगढ़, लो से लक्षद्वीप, दिल से दिल्ली, और ये जो दे और दो है ये दोनों मिला करके अब एक यूटी बन चुका है। मतलब कि दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव ये पूरा एक है, पहले ये दो थे। तो इसको एक साथ आपको याद रखना है। अ से बनता है अंडमान और निकोबार, प से पुदुचेरी, जाके से जम्मू कश्मीर और लद्दाख से लद्दाख बनता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपका स्टडी चैनल। ये एक न्यू सीरीज स्टार्ट की जा रही है, एनसीईआरटी सीरीज। ये स्पेशली फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए तैयार की जा रही है। इसी के साथ साथ जितने भी अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो भी कैंडिडेट्स, उन सभी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सीरीज के अंदर आपको 6th क्लास से लेकर के 10th क्लास तक की जितनी भी एनसीईआरटी बुक्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट यूपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट हैं, वो सभी इसके अंदर आपके कवर किए जाएंगे। उसके बाद में ये जो सीरीज चलाई जा रही है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए ये फ्री है। हो सकता है हम इसको फ्यूचर में इसको पेड कोर्स कर दें, तो जितना हो सके इससे आप बेनिफिट लीजिए, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं, स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, तो आपको एनसीईआरटी के लिए और कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका सब कुछ इसके अंदर जो है क्लियर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा। इस सीरीज़ के अंदर आपको चैप्टर वाइज कंप्लीट एनालिसिस मिलने वाला है। हर एक सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, सब्जेक्ट वाइज और क्लास वाइज भी। और इसके साथ साथ हर एक टॉपिक वाइज जो भी हम टॉपिक कवर करेंगे उसके अंदर कुछ और अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे जो कि आपको बुक के अंदर नहीं दिए गए होंगे, उनके बारे में भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई जाएंगी। ये सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए ही सीरीज जो है फ्री है, कुछ टाइम के बाद इसको पेड कर दिया जाएगा। इसलिए आप इससे जितना ज़्यादा बेनिफिट हो सके उतना ज़्यादा बेनिफिट लीजिए। उसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ भी इनको शेयर करें। हम जो है 1 to 6 चैप्टर तक हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 दोनों को ही एक साथ कवर करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही चैप्टर जो हैं अपने इंडिया से रिलेटेड हैं। अभी तक के जो चैप्टर थे 1 to 6 ये जो हैं वर्ल्ड से रिलेटेड थे, ब्रह्मांड से रिलेटेड थे, पृथ्वी से रिलेटेड थे। लेकिन अभी जो 7th और 8th चैप्टर हैं वो ओनली इंडिया के बारे में है, इसलिए हम दोनों चैप्टर को एक साथ ही डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर आपको 3 मैप दिए गए हैं। उन 3 मैप्स से ही आपको ये कंप्लीट चैप्टर जो है समझ आ जाएगा, लर्न हो जाएगा। आपको मैं जो है बिल्कुल भी थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, टोटली आपको जो है मैप के थ्रू समझाऊंगा, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक बार में ही सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। हम इसमें स्टूडेंट्स की तरह नहीं पढ़ने वाले हैं, हम एक एस्पिरेंट की तरह पढ़ने वाले हैं। जो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम उन्हीं पर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अभी ये आपके सामने जो है स्क्रीन पर इंडिया का मैप दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम इसको धीरे धीरे समझते हैं कि इंडिया का जो मैप है इसके अंदर हमें क्या चीज़ें याद रखने की हैं, किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है और क्या चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो हमारा जो नॉर्थर्न एरिया होता है, मतलब कि ये जो है उत्तरी भाग है हमारे देश का, इतने एरिया में जो है हिमालय पर्वत हमारा जो पाया जाता है। और ये जो भारत का जो पूर्वी एरिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारी जो है बंगाल की खाड़ी है और इसके साइड में यहाँ पर है अरब सागर। तो इनकी लोकेशन आपको याद रखनी है कि कौन सा पूर्व दिशा में है, कौन सा पश्चिम दिशा में है, कौन सा उत्तर दिशा में है, कौन सा दक्षिण दिशा में है। इन चीज़ों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स जो हैं इस तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार जो है बंगाल की खाड़ी को इस तरफ बता देते हैं और अरब सागर को इस तरफ बता देते हैं। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। उसके बाद बात आती है जो भारत के दक्षिण में है, वो है हमारा यहाँ पर हिंद महासागर। हिंद महासागर के बारे में हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, मतलब कि अपने देश हिंदुस्तान के नाम पर इसका नाम जो है हिंद महासागर रखा गया है। और ये आप यहाँ पर 2 चीज़ें और देखिए, ये जो है लक्षद्वीप है और यहाँ पर जो अंडमान और निकोबार है, ये दोनों ही द्वीप समूह जो हैं ये इंडिया का ही हिस्सा है, भारत का ही हिस्सा है। जबकि मालदीव एक अलग देश है। तब ये द्वीप देश होते हैं जो कि चारों तरफ से पानी से घिरे होते हैं। और जो श्रीलंका है ये हमारा पाक जल संधि के साथ यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ये चीज़ जो है पाक जल संधि है। उसके बाद बात आती है कि इंडिया का जो, भारत का जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है वो कितना है। तो दोस्तों भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये जितना भी एरिया है इंडिया का, यहाँ से लेकर के जितना भी आपको ये ऑरेंज जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये बांग्लादेश को हम यहाँ से छोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ से ये इतना एरिया, भूटान ये अलग देश है, इस तरफ से नेपाल को छोड़ते हुए ये जितना भी एरिया है, ये इस टोटल एरिया को मिला करके ये बनता है हमारा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, इस बुक के अंदर 32.8 ही लिखा हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। अभी हम आगे बात करते हैं। अब बात आती है इसकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में। तो दोस्तों जो भारत की जो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक की जो लंबाई है
जो यहाँ से लेकर के कश्मीर से लेकर के और जो कन्याकुमारी तक की यहाँ तक की जो पूरी लंबाई है ये है हमारी 3200 किलोमीटर। और यहाँ पर हम अगर पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते हैं तो ये जो लंबाई है हमारी, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लंबाई है ये है हमारी 2900 किलोमीटर। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक और बात आती है यहाँ पर कि जो भारत है वो पूरे विश्व के अंदर पॉपुलेशन के मामले में आप सभी जानते हैं दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर आता है चीन और दूसरे नंबर पर आता है भारत पॉपुलेशन के मामले में। अब बात करते हैं हमारे देश के जो हैं पड़ोसी देश कौन से हैं, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। इनकी ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा, आपको किस तरह से इनको याद रखना है। देखिए दोस्तों, भारत की जो स्थलीय सीमा है, मतलब कि जो बॉर्डर एरिया है, वो 7 देशों के साथ लगता है। हम जो है यहाँ पश्चिम दिशा से शुरू करते हैं। ये है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। ये हमारे टोटल हो गए हैं 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारे 7 जो है कंट्री हो गए हैं जिनकी बॉर्डर जो है इंडिया के साथ में लगती है। इसकी आपको ट्रिक कैसे याद रखेंगे आप इसको, देखिए क्वेश्चन इनसे किस तरह से आता है। या तो आपको सीरियल में पूछ लिया जाएगा, मतलब कि एरिया के हिसाब से, जिसका एरिया सबसे ज़्यादा जो है भारत के बॉर्डर के साथ लगता है वो देश कौन सा है, और जिसका एरिया सबसे कम लगता है भारत के बॉर्डर के साथ में वो कौन सा है। इस तरह से आपसे सीरीज़ बना करके पूछ ली जा सकती है। 7 देश हैं, कोई भी 4 आपको उठा करके दे दिए जाएंगे, उनको ही आपको अरेंज करना होगा, चाहे वो असेंडिंग में हो या डिसेंडिंग में हो, मतलब कि छोटे से बड़े के क्रम में हो या फिर बड़े से छोटे के क्रम में हो। अब बात आती है एरिया के बारे में। तो सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो हमारा बांग्लादेश के साथ लगता है, और जो सबसे कम एरिया है वो जो लगता है वो हमारा अफगानिस्तान का यहाँ पर लगता है। ये दोस्तों जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये ट्रिक है इसकी जो ट्रिक है वो है बचपन में MBA किया। ये आप देख सकते हैं बचपन में MBA किया। यहाँ पर जो है बचपन में ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, नेपाल, उसके बाद है MBA में को हम यहाँ पर साइलेंट रखते हैं। उसके बाद MBA के अंदर है म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। और यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर इनके बॉर्डर एरियाज़ भी दिए गए हैं। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ लगता है 4096 किलोमीटर। चीन के साथ में आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही ईजी ट्रिक है। इसी तरह की ट्रिक्स हम वीडियो के अंदर डिस्कस करते रहते हैं जिससे आपको याद रखने में आसानी होती है। इसके अलावा हमारे 2 पड़ोसी द्वीप हैं, हम पहले भी बात कर चुके हैं, मालदीव और श्रीलंका। श्रीलंका जो हमारी पाक जल संधि के साथ में यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ये तो थी दोस्तों हमारे इंडिया की जो है बाहरी बातें, मतलब कि बॉर्डर एरियाज़ के बाहर की बातें। अभी हम चलते हैं इंडिया के अंदर, मतलब कि इंटरनल एरिया पर। इस एरिया के बारे में अभी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, मतलब कि हमारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो दोस्तों ये आपके सामने जो है मैप है, इसके अंदर आपको जो है अलग अलग तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। ये जितने भी एरियाज़ आपको कलरफुल दिखाई दे रहे हैं ये हमारे सभी स्टेट्स होते हैं, और इन्हीं के अंदर हमारे कुछ यूटी भी हैं। भारत जो है वो राज्यों का एक संघ है, भारत एक राष्ट्र है, मतलब कि इसके अंदर बहुत सारे राज्य हैं। जैसे ये राज्य है, ये बहुत सारे राज्य हैं, और इनका ये जो है पूरा संघ है, ये है भारत। जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे इस सीरीज़ के अंदर, जैसे ही पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट होगी तो इन चीज़ों के बारे में भी आप पढ़ने वाले हैं। तो जो राज्यों का जो बंटवारा है वो सबसे पहले जो है भाषा के आधार पर किया गया था। राज्यों के अंदर जिले बनाए जाते हैं। जैसे ये इतना बड़ा देश है, इस देश के अंदर जो है ये छोटे छोटे राज्य हैं, ठीक उसी तरह से हर एक राज्य के अंदर छोटे छोटे जिले होते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी बात आपको ये ध्यान रखनी है, राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, मतलब कि एरिया के मामले में। और जो सबसे छोटा राज्य है वो है हमारा गोवा राज्य जो है वो सबसे छोटा है एरिया के मामले में। अभी हम यहाँ पर एक जल्दी सी थोड़ा सा क्विक रिवीजन ले लेते हैं जो कि हमारे स्टेट्स हैं इनकी कैपिटल्स के साथ में। यहाँ पर आता है लद्दाख जिसकी कैपिटल है लेह, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर। यहाँ पर जितने आपको ये ब्लैक डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये वाला जो ब्लैक डॉट है ये इनकी कैपिटल है, और यहाँ पर जो नाम लिखा हुआ है ये जो है स्टेट है या यूटी है। तो इस तरह से आपको इसको याद रखना है। आपको इस वीडियो के साथ ही, जिस दिन आप इस वीडियो को देख रहे हैं उस दिन आपको ये सभी जो है स्टेट्स की कैपिटल और यूटी की कैपिटल लर्न हो जानी चाहिए, तभी आप इसको जो है आगे अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश की है शिमला, उत्तराखंड की है देहरादून, उत्तर प्रदेश की है लखनऊ, पंजाब और हरियाणा दोनों की ये कंबाइंड कैपिटल है चंडीगढ़, राजस्थान की जयपुर, गुजरात की गांधीनगर, मध्य प्रदेश भोपाल, झारखंड रांची, बिहार पटना, सिक्किम गंगटोक, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, नागालैंड कोहिमा, मणिपुर इम्फाल, मिजोरम आइजल, त्रिपुरा अगरतला, असम दिसपुर, महाराष्ट्र मुंबई, उड़ीसा भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़ रायपुर। अभी हम और नीचे चलते हैं साउथ की तरफ। यहाँ पर है कर्नाटका की बेंगलुरु, तेलंगाना की हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की अमरावती अभी डिसाइड नहीं की गई है, मतलब कि वो अभी डेवलप नहीं हुई है, जैसे ही डेवलप हो जाएगी उसको बना दिया जाएगा। अगर इसके बारे में कोई भी अपडेट आती है तो आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी,
बहुत से स्टूडेंट हैं जो कुछ टाइम बाद वीडियोज़ को देखते हैं, तो उन वीडियोज़ में कोई भी अपडेट आती है तो हम उसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर उसको डाल देते हैं, जिससे कि कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट के मन में ना रहे। तो कोई भी बात अगर नहीं समझ आती है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक किया कीजिए ज़रूर, जिससे कि उसके अंदर आपको चीज़ें मिल जाएँ। तो केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु की है चेन्नई, लक्षद्वीप की है कवरत्ती, अंडमान एंड निकोबार की है यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर, पुदुचेरी की है यनम। तो इतनी चीज़ें आपको जो है यहाँ से कैपिटल्स के बारे में याद रखनी है। देखिए फ्रेंड्स, स्टेट और कैपिटल तो हर कोई याद कर लेता है और ये याद हो भी जाती हैं। कन्फ्यूज़न कहाँ क्रिएट होती है? यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर, मतलब केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर। इसकी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये ट्रिक आप याद रख लें, जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि कौन सी यूटी है और कौन सा स्टेट है। सिर्फ अगर आप यूटीज़ को याद रख लेते हैं तो उनके अलावा सारे स्टेट ही होंगे। इस तरह से आप इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो आपके सामने ये जो आप देख रहे हैं ट्रिक, इसकी जो ट्रिक है यूटीज़ की जो ट्रिक है वो है चलो दिल दे दो आप जाके लद्दाख में। ये जो ट्रिक है इससे आपके सभी यूटी कवर हो जाते हैं। च से बनता है चंडीगढ़, लो से लक्षद्वीप, दिल से दिल्ली, और ये जो दे और दो है ये दोनों मिला करके अब एक यूटी बन चुका है। मतलब कि दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव ये पूरा एक है, पहले ये दो थे। तो इसको एक साथ आपको याद रखना है। तो इस तरह से अ से बनता है अंडमान और निकोबार, प से पुदुचेरी, जाके से जम्मू कश्मीर और लद्दाख से लद्दाख बनता है। तो हमारे यहाँ पर 8 यूटी अभी करंटली सिचुएशन के अंदर हमारे हैं। अगर फ्यूचर में कोई अपडेट आती है, अगर कोई डिस्ट्रीब्यूट होते हैं या कंबाइन होते हैं, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जरूर चेक करें, वो आपको मिल जाएंगे। ये हमारे यहाँ पर जो है 2 मैप कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम यहाँ पर फिजिकल मैप पर चलते हैं। ये आपके सामने आ गया है फिजिकल मैप। इस फिजिकल मैप के अंदर आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, हम स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर देखिए, ये है हमारे भारत देश का उत्तरी भाग, मतलब कि उत्तर दिशा। उत्तर दिशा के अंदर आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? ये लिखा हुआ है हिमालय। ये यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक का हिमालय है। हिमालय बना हुआ है हिम जमा आल्य से। हिम जमा आल्य से मिलकर के बना है, जिसका मतलब होता है बर्फ़ का घर। हिमालय जो है 3 भागों में बटा हुआ है, बृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। बृहत हिमालय होता है हमारा सबसे ऊपर, मध्य हिमालय उसके बीच में होता है और शिवालिक सबसे नीचे होता है। तो इतने एरियाज़ के अंदर ये जो है तीनों पार्ट जो है हिमालय के आ जाते हैं। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये लिखा हुआ है उत्तरी मैदान। तो जो हमारा शिवालिक वाला जो एरिया है, शिवालिक के दक्षिण में हमारा उत्तरी मैदान स्थित है। तो यहाँ पर गंगा के जो यमुना और गंगा नदी के जो उपजाऊ मैदान है यहीं पर पाए जाते हैं, मतलब कि उत्तरी मैदानों में। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है हमारा पश्चिमी भाग। पश्चिमी भाग मतलब कि ये वाला हिस्सा। यहाँ पर ये जो हिस्सा है यहाँ पर भारतीय मरुस्थल है, मतलब कि रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर कई बार ऐसा भी होता है कि पूरे साल बारिश नहीं होती है, पूरा सूखा एरिया है और रेगिस्तानी इलाका होता है। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला। यहाँ पर है विंध्याचल और यहाँ पर है सतपुड़ा। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विंध्य और सतपुड़ा। इन दोनों के बीच से ये 2 नदियाँ बहती हैं, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। इनके ऊपर क्वेश्चन जरूर बनता है। नर्मदा और ताप्ती नदी किन 2 श्रेणियों के बीच से हैं? विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से हैं। तो ये नर्मदा और तापी, ये 2 ही नदियाँ ऐसी हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये जो नदियाँ हैं नर्मदा और तापी, ये दोनों जो हैं पश्चिम की तरफ बहती हैं, जबकि महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, ये तीनों नदियां जो हैं पूर्व की तरफ बहती हैं। मतलब कि ये इस तरफ की सभी नदियां जो हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और इस तरफ की जो सभी नदियां हैं ये आपकी अरब सागर में गिरती हैं। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अभी हम इसके थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। तट बताए गए हैं। ये है हमारा पूर्वी तट होता है, ये हमारा पश्चिमी तट होता है, जिसको हम पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट भी बोलते हैं। इसके बाद आता है हमारा ये लक्षद्वीप द्वीप समूह। देखिए दोस्तों, लक्षद्वीप जो द्वीप समूह ये बहुत ही छोटा है, लगभग 32 किलोमीटर इसका टोटल एरिया बनता है। तभी इन छोटे छोटे द्वीप्स को मिला करके इतनी बातें आपको जो है इस मैप से याद रखनी है। 3 मैप आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अभी हम आगे बात करते हैं, देखते हैं क्या बताया गया है। देखिए दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात और है यहाँ पर, आप यहाँ देख सकते हैं, ये जितना भी येलो हाईलाइटेड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग हर एग्जाम के अंदर ये आता है, कोई भी एग्जाम हो, इन चीज यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। भारत में 2 द्वीप समूह हैं, लक्षद्वीप द्वीप समूह और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। जो लक्षद्वीप द्वीप समूह है इससे क्वेश्चन जरूर आता है। ये जो है अरब सागर में स्थित है और ये केरल की तरफ से कुछ ही दूर पर स्थित है। प्रवाल द्वीप है, प्रवाल द्वीप, ये जो टर्म है ना ये आपको जरूर याद रखनी है। प्रवाल द्वीप क्या होते हैं और किस तरह से ये बनते हैं और इनको प्रवाल द्वीप क्यों कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है आपके सामने। क्या आप जानते हैं, प्रवाल छोटे छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं जिसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण होता है। तो यही होते हैं प्रवाल द्वीप। मतलब कि प्रवाल द्वीप जो होते हैं वो जीव जंतुओं के कंकालों से बने होते हैं। पॉलिप नाम का एक जीव होता है जिसके मर जाने के बाद उसका कंकाल रह जाता है, जिससे कि ये द्वीप जो है बड़े होते चले जाते हैं।
वीडियो हेल्पफुल है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। अभी यहाँ पर आपका जो है ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं इनके आंसर जरूर दीजिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। कमेंट बॉक्स में इनके आंसर जरूर लिखें। अगर कोई भी डाउट है तो भी आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। अभी हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर चलते हैं, चैप्टर नंबर 8। दोस्तों ये है हमारा चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। इस चैप्टर के अंदर हम इन 3 चीज़ों पर ही बात करेंगे, जलवायु के बारे में, वनस्पति के बारे में और वन्य प्राणी के बारे में। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहली बात आती है मौसम क्या होता है। यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशन को पढ़िए। वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन ही मौसम कहलाता है। ये एक छोटी सी डेफिनेशन है, इस लाइन को आपको याद रखना है। ये चीज़ें आपके मेंस एग्जाम के अंदर भी काम आएंगी जब आपको थ्योरेटिकल लिखना होगा। अब बताते हैं भारत के प्रमुख मौसम कौन कौन से हैं। भारत के प्रमुख मौसम हैं यहाँ पर सर्दी, गर्मी, वर्षा और शरद ऋतु। ये 4 ऋतुएं होती हैं। ऋतुओं के बारे में जब हमने अर्थ का रोटेशन और रिवॉल्यूशन पढ़ा था, मतलब कि घूर्णन और परिक्रमण पढ़ा था सूरज के चारों तरफ, तो ये चारों जो हैं ऋतुएं कैसे बनती हैं, किस महीने में कौन सी आती है और क्यों आती है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हम सिर्फ जो है भारत के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है दिसंबर से फरवरी के बीच में ठंडा मौसम होता है, सर्दियों का मौसम होता है। मार्च से लेकर के मई तक गर्म मौसम होता है। उसके बाद जून से सितंबर तक के दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम होता है। ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम होता है, इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आती है आपकी शीत ऋतु। क्या होती है शीत ऋतु? मतलब कि ठंडा, शीत मतलब कि ठंडा, तो ठंडा मौसम होता है। ठंडे मौसम के अंदर सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है, और तापमान कम होगा तो उतनी ही ज़्यादा ठंड भी होगी। उसके बाद आती है ग्रीष्म ऋतु। गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं, तापमान जो है बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती है जिसको लू कहा जाता है। ये भी आपकी जो है इंपॉर्टेंट टर्म है, ये जो है आपके एमसीक्यू के अंदर भी आती है। नेक्स्ट आता है दक्षिण पश्चिम मानसून। अब दक्षिण पश्चिम मानसून इसके नाम से ही पता चल रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा इंडिया कुछ इस तरह से है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा इंडिया का मैप कुछ इस तरह से ये जो है बनता है। यहाँ पर हम अगर देखें तो दक्षिण पश्चिम की बात हो रही है। तो दक्षिणी पश्चिम का मतलब क्या होता है? तो दक्षिण पश्चिम का एरिया हमारा कुछ यहाँ पर पड़ेगा। ये हमारा दक्षिण होता है, ये हमारा पश्चिम होता है। तो इस तरह से दक्षिण पश्चिम का मानसून क्या होता है, यहाँ से जो है हवाएं चलती हैं, मतलब कि समुद्र से लेकर के पवनें जो है बंगाल की खाड़ी से चलती हैं और अरब सागर से चलती हैं, और ये स्थल की तरफ बहती हैं। मतलब कि पानी से जो है हवाएं चलती हैं, पानी की सतह से, और ये जो है स्थल की तरफ जो है हवाएं बहती हैं, और जैसे ही ये जो है पहाड़ों से टकराती हैं तभी वर्षा होती है। तो इसी को बोला जाता है वर्षा ऋतु या वर्षा का मौसम। तो ये वर्षा क्यों होती है आप यहाँ पर समझ गए हैं कि जब जो है पानी की सतह से स्थलों की तरफ जो हवाएं बहती हैं, जब वो पर्वतों से टकराती हैं, वो अपने साथ में जो नमी लाती हैं, जो पानी लाती हैं, वो वर्षा के रूप में धरती पर गिरता है। इसके बाद आता है मानसून के लौटने का मौसम। देखिए दोस्तों, जिस तरह से मानसून की पवनें जो है पानी की सतह से लेकर के स्थल की तरफ गई थी, ठीक उसी तरह से जो है स्थल से लेकर के पानी की तरफ वापस भी जाएंगी, जिसको बोलते हैं मानसून के लौटने का मौसम। जब जो है भारत के दक्षिणी भागों में जो है वर्षा होती है, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। ये मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भागों जैसे कि तमिलनाडु तक जो है आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। यहाँ पर हमारी 4 ऋतुएं जो है कंप्लीट हो जाती हैं। शीत ऋतु जो और वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बात कर चुके हैं। अब बात आती है हमारे देश की जलवायु के बारे में। सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि जलवायु होती क्या है। अब सबसे पहले यहाँ पर इस डेफिनेशन को पढ़िए। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। देखिए बहुत सारे वर्षों तक लगातार उसकी मौसम की दशाओं को मापते रहते हैं, उसका तापमान, उसका जो है मौसम, मतलब उनके जो एनवायरनमेंट में, उनके जो पर्यावरण के अंदर जो भी परिवर्तन आते हैं, जो बदलाव आते हैं, उन चीज़ों को वो मेज़र करते हैं, वो लिखते रहते हैं, उन चीज़ों को नोट करते हैं, जिससे कि उस एरिया की, किसी भी एरिया की जो है जलवायु के बारे में हमें पता चलता है। तभी हम ये बात बोलते हैं कि कई देशों की कि उस देश की जलवायु ठंडी है, उस देश की जलवायु गर्म है, वहाँ पर ऐसी। तो इन चीज़ों को पता लगाने के लिए कई वर्षों तक जो है शोध किए जाते हैं, जब इन जलवायु का जो है पता लग पाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर लिखी हुई है, भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। क्वेश्चन यही आता है, भारत की जलवायु कैसी है? 4 ऑप्शन होते हैं, मानसूनी जलवायु होती है। या फिर आपको मेंस के अंदर इसको लिखना पड़ सकता है, या फिर आपके सीसेट के अंदर भी ये क्वेश्चन आ सकता है। किसी भी तरह से कॉम्बिनेशन बना करके आपको दे दिया जाएगा, आपको करेक्ट जो है मिलान करना होगा या सही ऑप्शन आपको चूज़ करना होगा। मानसून शब्द जो है वो अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है। मौसम का अर्थ होता है मौसम। ये देखिए अभी हमने जो है जलवायु के बारे में बात की कि कई सालों तक, कई वर्षों तक शोध किया जाता है, चीज़ों को देखा जाता है, मेज़र किया जाता है, उसके बाद जलवायु को पता चलता है। तो जलवायु किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है? ये जलवायु जो है किसी भी स्थान की स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी
तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। किसी भी स्थान की जो है स्थिति किस एरिया में पड़ती है पृथ्वी पर, ऊंचाई उसकी समुद्र से कितनी है, समुद्र से दूर कितनी है, इन चीज़ों पर जो है उस जगह की जलवायु डिपेंड करती है। क्योंकि जितनी ज़्यादा ऊंचाई होगी टेम्परेचर उतना ही कम होता चला जाएगा, वहाँ की ठंडी जलवायु होती है। स्थिति पानी से दूर है, पानी से पास में है, मतलब किस अक्षांश या देशांतर पर है, जो कि सूरज की स्थिति के हिसाब से भी वहाँ की जलवायु डिपेंड करती है। समुद्र से दूरी पर बात करते हैं, जो एरिया समुद्र के ज़्यादा नज़दीक होगा वहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू जो समुद्र से दूर होगा। जैसे आपको यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत ही गर्म स्थान है। और वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा वर्षा, सबसे अधिक वर्षा जो है वो मेघालय के मासिनराम के अंदर होती है। ये क्वेश्चन आपका इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आप किसी भी एग्जाम के अंदर जाएं, ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा किसी ना किसी सेट में 101%। विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा वर्षा जो है मेघालय में स्थित मासिनराम के अंदर होती है। यहाँ पर इस आपको जो है मासिनराम भी लिखा मिल सकता है, मोसिनराम भी लिखा मिल सकता है, इस चीज़ में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात आती है प्राकृतिक वनस्पति। देखिए दोस्तों, प्राकृतिक वनस्पति वो होती है जिसके अंदर इंसान का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, मतलब कि इंसानों ने उसको नहीं बनाया होता है, वो नेचुरली कहीं पर भी पेड़ पौधे उग जाते हैं, उस कोई वनस्पति होती है उसको बोला जाता है प्राकृतिक वनस्पति। अगला टॉपिक यहाँ पर दिया गया है, हमें वनों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। बहुत ही सिंपल सा छोटा सा जवाब है इसका। चलिए इसको हम जो है एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है बुक के अंदर ही, हमें वनों की आवश्यकता क्यों होती है। वनों के अंदर पेड़ होते हैं और पेड़ों से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। देखिए दोस्तों, मिट्टी का बांधना, मिट्टी को बांध के रखता है, मृदा अपरदन को रोकता है, मिट्टी की ज़मीन जो है फटती नहीं है। अगर पेड़ जितने बड़े होंगे, जितने ज़्यादा पेड़ होंगे, जितने ज़्यादा जंगल होंगे, वो हमारी तटों पर जो है बाढ़ सुनामी से भी रक्षा करते हैं। उसके अलावा हमें जंगलों से फर्नीचर भी मिलता है, मतलब लकड़ियाँ मिलती हैं तो उससे हम फर्नीचर बनाते हैं, खेल के सामान बनाते हैं, ईंधन के रूप में भी यूज़ करते हैं। पशुओं के लिए हमें चारा मिल जाता है, रहने के लिए घर भी बना सकते हैं। पेड़ों से हमें दवाइयाँ भी मिलती हैं, पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो कम होती है। उसी के साथ साथ शहद, फल, गोंद व लाख, वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास, इमारती लकड़ी, तो ये सब चीज़ें जो हैं हमें जंगलों से प्राप्त होती हैं, इसलिए हमें वनों की और जंगलों की आवश्यकता होती है। उसके बाद आता है वन्य प्राणी। देखिए सर, वन्य प्राणी क्या होता है, वन में रहने वाले प्राणी। अब वन्य प्राणी के लिए हमारे लिए यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट आता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये आता है कि बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, भारत देश का राष्ट्रीय पशु है बाघ। गुजरात के गिर वन ये बहुत ही फेमस है, पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। गुजरात के वन है गिर, देखिए गुजरात में है और गिर वन है, इसको याद रखने में आपको आसानी रहेगी। गुजरात गिर, गुजरात के अंदर है गिर वन, जो एशियाई शेरों का निवास है। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तानी तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये जो जीव जंतु हैं एरिया के हिसाब से आपको याद रखना जरूरी है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, आप यहाँ देख सकते हैं मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, ये सब आप बात अच्छे से जानते हैं। इस चीज़ को आपको कमेंट में लिखना है। ये आपके सामने जो क्वेश्चन दिया गया है, आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं, तो आपको इसको जो है कमेंट में लिख करके बताना है। आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि आपका जो एरिया है उसके अंदर 5 पक्षी कौन कौन से हैं जो ज़्यादातर मात्रा में पाए जाते हैं, तो आप उनको नेट पे सर्च करें या कहीं से भी, उनका नाम आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ये आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। एक इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर रह जाती है, ये है प्रवासी पक्षी। प्रवासी पक्षी दोस्तों आपने पढ़े होंगे, प्रवासी पक्षी दूसरी जगह से, मतलब कि विदेशों से आने वाले पक्षी जो मौसम के अनुसार अपनी जगह बदलते रहते हैं, उनको प्रवासी पक्षी बोला जाता है। अब यहाँ पर ये जो नीचे लिखा हुआ है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूरी डेफिनेशन जो भी है यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी हुई है, यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है इसको हम ध्यान से समझते हैं। कुछ पक्षी पिंटेल बत्तख, कुरलियू, फ्लैमिंगो, ऑस्प्रो, लिटिल स्टिंट प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। सबसे छोटी लिटिल स्टिंट जिसका वजन लगभग 15 ग्राम होता है, आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है। यहाँ पर आपका जो है चैप्टर नंबर 8 भी कंप्लीट हो जाता है। आज की वीडियो में हमने दोनों चैप्टर को कंप्लीट किया है। आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर जितने भी क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, इनको आप वीडियो को पॉज करके या तो आप खुद रिवाइज करें या फिर आप इनको कमेंट्स में साथ साथ लिखते रहेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि एक बार जब आप किसी चीज़ को लिखते हैं तो वो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली जो है स्टोर होती चली जाती है। अगली बार आप कहीं पर भी इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली क्लिक करेगा। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।